नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बड़े बड़े अखबारों से भी गाजा की खबरें गायब हैं। गाजा में चल रहे हमले में अब तक 123 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हो चुकी है। दावा किया जाता है कि कई पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर टारगेट कर मारा गया। इन पत्रकारों ने बिना किसी सेफ्टी गियर के या दफ्तर के 1 साल से गाजा से रिपोर्टिंग की है। बेहद खतरनाक हालात में वो सब दर्ज कर रहे हैं जिसे इस्राइल दिखाना नहीं चाहता। अब तक के हमलों में 2 इस्राइली और 3 लेबनानी पत्रकारों की भी मौत हो गई है। अखबारों में गाजा को लेकर नेताओं के बयान और एक्सपर्ट के विश्लेषण आपको खूब मिल जाएंगे। इन्हीं नेताओं की चिंताएं छपती हैं और आशाएं भी, लेकिन गाजा के लोगों की कहानी नंबरों में बदलकर छोटी कर दी जाती है। नया बयान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है कि अगर मध्य पूर्व के इलाके में शांति लानी है तो गाजा में युद्ध रोकना होगा। चीनी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यह बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत ईरान दोस्ती की बात की। यही बात चीन के राष्ट्रपति ने भी की। हेडलाइन के बाद इन बयानों का क्या नतीजा निकलता है कभी पता नहीं चलता। अमेरिका के विदेश विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन तो 1 साल में 11 बार मध्य पूर्व की यात्राएं कर चुके हैं। सोमवार को इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर युद्ध विराम की बात की, लेकिन उसके आसार नजर नहीं आते। मिलने और बात करने में हमारे नेता एकदम सही साबित लगते हैं, बस उनका काम उल्टा नजर आता है। गाजा को लेकर सूचनाओं का अंतहीन रेगिस्तान नजर आ रहा है। आप जिस सूचना को मुट्ठी में उठाते हैं रेत की तरह सरक कर निकल जाती है। इतनी बारीक होती है दिखाई नहीं देती। गोदी मीडिया के इस देश में इसकी चिंता भी नहीं कि गाजा को लेकर खबरें नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ सांसद राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं कि गाजा में स्वतंत्र मीडिया को जाने दिया जाए ताकि सही खबरें आ सकें और जवाबदेही तय हो। इस सांसद का नाम जानकर आप वैसे भी क्या करेंगे, याद तो रहेगा नहीं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि उसी अमेरिका से गाजा पर गिराने के लिए बम जा रहा है? उसी अमेरिका के सांसद अपने पत्रकारों को गाजा भेजने के लिए राष्ट्रपति को बार बार पत्र लिख रहे हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार इस्राइल जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। ये लोग इस्राइल तक तो जाते हैं लेकिन गाजा जाने नहीं दिया जाता। सोचिए, हर तरफ इस्राइल का ही पक्ष भरा हुआ है। उसके पक्ष के अलावा क्या ही जानकारी आप तक पहुंचती होगी। पत्रकारों की रक्षा के मुद्दे पर काम करने वाली संस्था सीपीजे, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अलावा प्रेस की आजादी और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले 18 संगठनों ने अमेरिकी सांसदों की इस मांग का समर्थन किया है। द एसोसिएटेड प्रेस, एएफपी, बीबीसी, सीएनएन, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से किसी स्वतंत्र मीडिया को गाजा में जाने नहीं दिया गया। इस बीच इस्राइल ने कतर के टीवी चैनल अल जजीरा पर गंभीर आरोप लगा दिया है। अल जजीरा दावा करता है कि वह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल है जिसके संवाददाता उत्तरी गाजा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस घोर मानवीय यातना की सूचनाएं जमा कर रहे हैं। इस्राइल की सेना आईडीएफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि अल जजीरा के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी के रूप में एक्सपोज हो गए हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि इस्राइल पहले भी इस तरह से टारगेट कर चुका है। यह उसका प्रोपेगेंडा है, कभी सबूत नहीं दिया। इस बार भी इस्राइल ने सबूत नहीं दिया। इस्राइली सेना ने इन पत्रकारों की तस्वीरों और इनके नामों को साझा किया है। लिखा है कि आईडीएफ को गाजा में ऐसे गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जिनसे अल जजीरा के इन 6 पत्रकारों का हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकी संगठनों से संबंध का पता चलता है। आईडीएफ ने कहा है कि गाजा में मिले दस्तावेजों में इनके रिकॉर्ड, आतंकी ट्रेनिंग कोर्स की सूची, फोन डायरेक्टरी और इनकी सैलरी के दस्तावेज मिले हैं। बिना कोई सबूत साझा किए आईडीएफ ने लिखा है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर हमास और अल जजीरा नेटवर्क के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाता है। अल जजीरा ने जवाब देते हुए कहा है कि हम स्पष्ट रूप से आईडीएफ के आरोपों को खारिज करते हैं। उनके सबूत मनगढ़ंत हैं और हम मानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ गाजा में बचे हुए थोड़े से पत्रकारों को चुप कराने की एक कोशिश है। इस्राइल चाहता है कि दुनिया तक गाजा की सच्चाई ना पहुंचे। अल जजीरा का दावा है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी हाल की रिपोर्ट से इस्राइल के खिलाफ युद्ध के अपराध करने का आरोप बन सकता है। अल जजीरा का कहना है कि इस्राइल इस चैनल को रोकने का प्रयास करता रहा है। पिछले महीने ही वेस्ट बैंक के रमाला में अल जजीरा के दफ्तर में इस्राइली सैनिक घुस गए और बंद करवा दिया। मई 2024 में इस्राइल में कैबिनेट के फैसले के बाद अल जजीरा का दफ्तर बंद कर दिया गया। अल जजीरा को लेकर इस्राइल का क्या नजरिया है इससे भी पता चलता है कि जब तेल अवीव में
इसका दफ्तर बंद किया गया, तब नेतन्याहू ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया था। पत्रकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था सीपीजे के अनुसार पहले भी इस्राइल ने फिलिस्तीनी पत्रकारों पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए। जुलाई महीने में अल जजीरा के पत्रकार इस्माइल अल गोहुल की हत्या के बाद इसी तरह के दस्तावेज दिखाए गए। इस्राइल ने कहा अल गोहुल 2007 में हमास की सेना में था। सीपीजे का कहना है कि उस समय अल गोहुल की उम्र मात्र 10 साल थी। इस हालत में गजा से क्या ही सूचना आप तक पहुंच रही होगी। सब कुछ आपकी नजरों से ओझल है, बस धारणा दिमाग में बना दी गई है। आप वैसे भी खाली तो है नहीं, हिंदू जगाओ यात्रा से जागने में लगे हैं बिहार में, लेकिन इसी धरती पर कैसे हजारों टन बमबारी से एक छोटे से इलाके के 20 लाख लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसके बाद लोग करुणा और संवेदनशीलता का दावा भी करते नजर आएंगे। कुछ तो है कि हम स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदासीन और क्रूर होते जा रहे हैं। चुनौती एक पत्रकार की है कि वह इन बची खुची सूचनाओं के खुरचन से क्या हासिल करना चाहता है। जब लोगों ने धर्म के आधार पर अपनी हिंसा को करुणा और राष्ट्रवाद घोषित कर दिया है, तब ऐसी सूचनाएं और विश्लेषण किस काम की रह जाती हैं। इससे फर्क पड़ता है कि गजा को खड़े होने में 350 साल लग जाएंगे। अगर आज युद्ध बंद हुआ और आगे युद्ध नहीं हुआ तो कितने साल से राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सुप्रीम अदालत 3 राज्यों को फटकार रही है। सांस की बीमारी होने की खबरें छप रही हैं, लोगों के मरने की भी। लेकिन हर साल जहरीली हवा का दौर लौटता है और अदालतों की फटकारें हेडलाइन बनकर छपने लग जाती हैं। बदलाव कुछ नहीं होता। जो लोग न्यूज़ नहीं देखते होंगे, क्या उन्हें पता भी है कि दिल्ली की हवा उनके लिए कितनी खतरनाक हो चुकी है? जब अपने ही शहर के हालात से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से बहुत दूर धरती के छोटे से टुकड़े की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या होगी, किसे फर्क पड़ता है? गजा मीडिया ऑफिस के अनुसार एक साल में गजा में 75,000 टन बम गिराए जा चुके हैं। इस कारण वहां 42 मिलियन टन मलबा जमा हो गया है। क्या इस तरह की बमबारी से गजा की हवा की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI दिल्ली से कुछ बेहतर होगी? जब गजा के लोग मरने के लिए जी रहे हैं, तो दिल्ली के लिए क्यों नहीं मरने के लिए जी सकते हैं? अदालतों से दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई, ना ही दुनिया की किसी अदालत से गजा में बमबारी रुकी है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के प्रमुख का बयान है कि उत्तरी गजा में हर तरफ लाशों की दुर्गंध फैली हुई है। सड़कों पर और मलबों के नीचे लाशें दबी हुई हैं। मिशन इन लाशों को हटाना चाहता है, मगर अनुमति नहीं दी जा रही है। उत्तरी गजा में लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं, जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। UNRWA को इस्राइल प्रतिबंधित करने जा रहा है। इस्राइल से यह संस्था काम करती है। अगले हफ्ते इस्राइल की संसद नेसेट में इस पर फैसला होगा। अगर यह बिल पास हो गया तो गजा में मदद पहुंचाने की सबसे बड़ी एजेंसी का काम बंद हो जाएगा। इस्राइल ने 6 अक्टूबर को उत्तरी गजा के पुराने रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर तीसरी बार हमला कर दिया। कहा कि यहां हमास के लड़ाके इकट्ठा हैं। 20 दिन से कम समय में जबालिया में 400 से अधिक लोग मारे गए, कहीं कहीं संख्या 700 लिखी गई है। BBC से वहां के लोगों ने कहा कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। लोग इस कदर घबरा कर भागे हैं कि अपने बच्चे भी साथ में नहीं ले जा सके। लोकल अस्पतालों के पास संसाधन खत्म हो रहे हैं और जबालिया से आने वाली तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि उत्तरी गजा में अब कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, ना ही खाना या दवा। अस्पतालों के बाहर लगातार गोलीबारी हो रही है। इस्राएली सैनिक भी तैनात हैं। इस हमले से पहले उत्तरी गजा के शहर बेतलाहिया में इस्राइल ने बड़ा हमला किया, जिसमें एक साथ 87 लोगों की जान चली गई। हर दिन तबाही की कोई भयानक खबर आती है, हर दिन दुनिया उससे सामान्य हो जाती है। लोग अपने देश के अखबारों में अपने नेता का फोटो देखकर खुश हैं कि वो ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इस बात से किसे फर्क पड़ेगा कि आज अगर युद्ध बंद हो जाए तो गजा को एक साल पहले की स्थिति में लौटने में 350 साल लगेंगे। गजा जेल की तरह चारों तरफ से बंद है। उसकी अर्थव्यवस्था राहत और मदद पर चलती है। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ही मामूली होगी, आप समझ सकते हैं।